नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। शाम को 7 बज गए हैं और समय हो गया है मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से खबरों पर चर्चा शुरू की जाए, विश्लेषण शुरू किया जाए, उससे पहले देखिए आज कार्यक्रम में खास क्या है, कौन सी खबरों को जगह मिली है मनी सेंट्रल के रनडाउन में। शुरुआत होगी, सरकार लगाएगी आयात पर अंकुश। 16 प्रोडक्ट की लिस्ट तैयार की गई है। अंकुश क्यों लगाया जा रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। क्यों महंगा हो रहा है चावल और पाम ऑयल, कब सुधरेगी गांव से मांग, बजट से पहले क्या है रेलवे के खजाने का हाल, क्यों दुगना हो गया स्विगी का घाटा, कारोबार बढ़ा आय बढ़ी लेकिन घाटा दोगुना हो गया क्यों, और आ गई अरमानों की दूसरी चिट्ठी। पहली चिट्ठी को आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत अच्छी मिली, बहुत तारीफ की आप लोगों ने, बहुत सारे कमेंट मिले। इससे उत्साह मिला कि आगे की चिट्ठियों पर भी आपकी ऐसी प्रतिक्रियाएं मिलेंगी। हमारी पूरी कोशिश है 23 की 23 चिट्ठियां आपको मनी सेंट्रल के माध्यम से पहुंचती रहें और आपके जरिए वित्त मंत्री तक भी पहुंचती रहें। पहली खबर देश में आयात पर अंकुश लगाने से जुड़ी। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से 16 प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर का ड्राफ्ट जारी किया गया है, ताकि हल्की क्वालिटी के सामान को आयात ना किया जाए और उसकी भरपाई घरेलू स्तर पर बनने वाले सामान से हो सके। इस लिस्ट में जिन 16 प्रोडक्ट को शामिल किया गया उनमें एयर कूलर, बाइसिकल, बॉटल बंद पानी के डिस्पेंसर शामिल हैं। सर, और क्या चीजें शामिल हैं इसमें और सरकार ऐसा कर क्यों रही है? शुभम, अब कोशिश आयात कम करने की है क्योंकि निर्यात बढ़ाने की संभावनाएं थोड़ी सीमित दिखाई दे रही हैं। और जैसा हम लगातार देख रहे हैं कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव है, खासतौर से चीन से होने वाला जो आयात है, सस्ता आयात है, वो बाजार को प्रभावित भी कर रहा है और विदेशी मुद्रा का भारत से निकासी और प्रभाव भी बढ़ा रहा है। सरकार ने धीमे धीमे आयात पर पिछले दरवाजे से प्रतिबंधों की तैयारी की और ये प्रतिबंध क्वालिटी कंट्रोल के आधार पर लगाए जाएंगे। सरकार ने लगभग 200 उत्पादों की सूची बनाई है शुभम, जिन 200 उत्पादों पर अलग अलग चरणों में क्वालिटी की शर्तें लगाकर कम क्वालिटी के सामानों का आयात रोका जाएगा। पहले चरण में हमने देखा था कि पंखों पर और स्मार्ट मीटर्स पर, सीलिंग फैन और पंखों और स्मार्ट मीटर के में क्वालिटी कंट्रोल नॉर्म्स तय किए गए थे और चीन से खासतौर पर आयात होने वाले सस्ते कीमत के पंखों और स्मार्ट मीटर्स की आयात पर प्रतिबंध लगाए गए थे। अब अगले चरण में 16 उत्पाद और आ गए हैं, जिसमें पंप्स हैं, डोर फिटिंग्स हैं, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़ हैं, कम्युनिकेशन केबल्स हैं, वाटर मीटर्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कोशिश ये है कि ये उत्पाद भारत के भीतर बन सकते हैं। हालांकि भारत में इनकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी भारत में वो सस्ते उत्पादों का आयात होने से एक तो विदेशी मुद्रा का प्रवाह ज़्यादा होता है और दूसरा घरेलू उद्योगों को समर्थन नहीं मिलता है। हालांकि ये मुहिम कितनी सफल होगी, कितनी कामयाब होगी, देखने वाली बात होगी, क्योंकि भारत में उत्पादों के सस्ते न होने की बड़ी वजह टैक्स भी है और उत्पादन लागत ज़्यादा होना भी है। तो क्या भारत में इन उत्पादों की आपूर्ति रोक कर या इन पर सख्ती करके भारतीय बाजार में भारतीय कंपनियां उतने उत्पाद बना पाएंगी और उस कीमत पर बेच पाएंगी, ये देखने की बात होगी। लेकिन सीधे प्रत्यक्ष रूप से आयात पर प्रतिबंध लगाने के बजाय सरकार ऐसे कई सारे रास्ते ढूंढ रही है जिससे चीन से आने वाला सस्ता इंपोर्ट रोका जा सके। चलिए अब खोलते हैं महंगाई मीटर। रिटेल महंगाई भले ही आरबीआई के सहनीय स्तर 6% के नीचे आ गई हो, लेकिन कई मोर्चे ऐसे हैं जहां पर महंगाई सुलग रही है और आगे आने वाले समय में भड़क सकती है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। साल 2023 में रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई वस्तुओं की महंगाई चुनौती बनी रह सकती है और ऐसा हुआ तो रिजर्व बैंक भी कर्ज महंगा करता जाएगा। बीते दिसंबर के दौरान चावल और पाम तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली, साथ ही मसालों की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। ऊपर से माल ढुलाई की लागत भी लगातार बढ़ रही है, इस वजह से महंगाई बढ़ने की आशंका है। दिसंबर के दौरान ट्रक माल ढुलाई की महंगाई 12% से ज्यादा की दर से बढ़ी है। नवंबर में ये 7% से ज्यादा की दर से बढ़ रही थी, जबकि अक्टूबर में ये सिर्फ 3% बढ़ी थी। सर, पहला सवाल, चावल और पाम ऑयल की जो महंगाई है वो क्यों बढ़ रही है? महंगाई का जो ताज़ा आंकड़ा हमारे पास आ रहा है दिसंबर का और जो दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही का है और साल की आखिरी तिमाही की तरफ बढ़ते हुए, ये आंकड़ा कई तरह से महंगाई के पूरे स्वरूप में जटिलता और पेचीदगी बता रहा है। एक तो खाद्य महंगाई, जिसने लगातार पिछले पूरे साल भारत के उपभोक्ताओं को और भारत के केंद्रीय बैंक को परेशान कर रखा था, वो अभी भी मौजूद है। खरीफ की फसल के बावजूद, खरीफ की अच्छी फसल के बावजूद भारत में चावल की कीमत बढ़ी है। खासतौर से जो बासमती चावल है उसकी कीमत 110 रुपये पर केजी के आसपास है, जो एक महीने पहले 95 रुपये थी। वजह दो हैं,
पहली वजह यह है कि पाकिस्तान और दुनिया के कुछ हिस्सों में चावल की फसल खराब होने का संकेत है, बाढ़ और मौसम के असर के कारण, जिसके कारण भारतीय बाजार में कीमतें बढ़ रही हैं। और दूसरा, सरकार का दावा है, एफसीआई का भी दावा है कि भारत में चावल का उत्पादन खरीफ के मौसम में अच्छा रहेगा, पर यह बाजार मान रहा है कि पिछले साल के 2021-22 की तुलना में इस साल करीब 6.77 मिलियन टन चावल की पैदावार कम हो सकती है। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनका दबाव हमें चावल की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। पाम ऑयल की कीमतों में भी बढ़ोतरी सप्लाई साइड की चुनौतियों के कारण दिखाई दे रही है। पर यहाँ एक महंगाई सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली और रहस्यमय है, वो माल भाड़े की महंगाई है। हमने पिछले 1 साल से भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी, डीजल की कीमतें अपनी जगह स्थिर हैं। इसके बाद भी बाकी लागतें बढ़ने की वजह से जो ट्रकर्स का भाड़ा है, जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है, उसमें तेज़ बढ़ोतरी हुई है। और ये बढ़ोतरी अब अगले महीने के दौरान बाकी चीज़ों की कीमतों में रिफ्लेक्ट होगी और दिखना शुरू होगी। उस समय जबकि अभी हमारे पास दिसंबर की महंगाई का आंकड़ा नहीं आया जो इस महीने आएगा, लेकिन अक्टूबर में हमने महंगाई की दर में थोड़ी सी कमी देखी थी। इसके साथ अगर स्पाइसेस की महंगाई को देख लें, मसालों की महंगाई को देख लें, जैसे जीरे की महंगाई नए रिकॉर्ड लेवल पर दिखाई दे रही, अगर इसे भी शामिल कर लें तो भारत में फूड बास्केट में लोगों की खाने की थाली में महंगाई पर नियंत्रण नहीं दिख रहा है। और इसका असर हमें रिजर्व बैंक के अगले मौद्रिक नीति में ब्याज दरों के फैसले पर दिखाई देगा। सर, इसके अलावा टेलीकॉम सेवाओं की भी महंगाई आपको लगता है आने वाले दिनों में तेजी से बढ़ सकती है? ये शायद एक और महत्वपूर्ण बड़ा घटनाक्रम है। और इस बार भारत में टेलीकॉम सेवाओं में खासतौर से जो फ़ोन टैरिफ प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों कैटेगरीज़ में, इसमें सबसे बड़ी बढ़त होने की संभावना है, जो शायद अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से, या अगर आप कैलेंडर ईयर माने तो मार्च अप्रैल से दिखाई दे सकती है। कंपनियां 5G इन्वेस्टमेंट्स तेज़ी से कर रही हैं, नेटवर्क बढ़ा रही हैं, कई जगह 5G की सेवाएं लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ कुछ कंपनियां, वोडाफोन जैसी कंपनियां हैं जिनकी बैलेंस शीट बुरी तरह लहूलुहान है, उनके पास अभी संसाधन भी नहीं है कि वो नए निवेश कर सकें। ऐसी परिस्थिति में तीनों बाजार के तीनों बड़े ऑपरेटर अपने यहाँ मोबाइल की दरों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। एयरटेल ने खुलकर ये बात कह दी है कि वो अपने यहाँ मोबाइल टैरिफ में बढ़ोतरी करेगा। ये माना क्योंकि 5G के कारण के बाद कंपनियों के जो आरपू पर असर पड़ेगा या उनके जो रेवेन्यू पर असर पड़ेगा इस निवेश के कारण, उसकी भरपाई के लिए उन्हें मौजूदा सेवाओं की दरें बढ़ानी होंगी। माना जा रहा है, जो आंकड़े बता रहे हैं कि वोडाफोन को करीब 25% टैरिफ हाइक की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि उसे जो आने वाले कर्ज के भुगतान करने हैं और जो केंद्र सरकार को ड्यूज़ पे करने हैं स्पेक्ट्रम के लिए, उनकी भरपाई के लिए 25% टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान रखना ज़रूरी है कि वोडाफोन अगर अपने दरों में 25% की बढ़ोतरी करती है तो बाज़ार में उसके लिए और ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि बाज़ार वोडाफोन और आइडिया बाज़ार तेज़ी से गंवा रही है। दूसरी तरफ एयरटेल और जियो को दोनों को भी ये माना जा रहा है कि अगले 18 से 24 महीनों के दौरान 1 से 2 बार अपने यहाँ टैरिफ में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, तब वो 5G सेवाओं की लागत को थोड़ा सा मौजूदा सेवाओं से कंपेंसेट कर पाएंगी या उसकी भरपाई कर पाएंगी। इस बार ये भी माना जा रहा है शुभम कि पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स के ऊपर भी के लिए भी दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। केवल प्रीपेड ही नहीं, पोस्टपेड दरों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। ये 15 से 20% के आसपास हो सकती है। तो इस साल टेलीकॉम महंगाई का एक और दौर आपके सामने आएगा। 5G की घंटी तो आपके फ़ोन में बजेगी, लेकिन उसके बाद अगले महीने के बिल में उसका असर भी आपको दिखाई देगा। तो तैयार रहिए टेलीकॉम की महंगाई झेलने के लिए इस साल। चलिए गांव की तरफ, जहां से मांग सुधरने के पुख्ता संकेत नहीं मिल पा रहे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में छाई सुस्ती दूर होने में अभी एक और तिमाही लग सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में मानसून की बरसात में आई कमी और लगातार बढ़ती महंगाई की वजह से दिसंबर तिमाही के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में मांग पर असर पड़ा है। हाल के कुछ हफ्तों में हल्की रिकवरी जरूर दिखी है, लेकिन ग्रामीण मांग पूरी तरह से लौटने में एक तिमाही का समय लग सकता है। ग्रामीण मांग में कमी रहने पर एफएमसीजी कंपनियों की बिक्री प्रभावित हो सकती है, क्योंकि उनकी कुल बिक्री का करीब 40% हिस्सा गांव से ही आता है। सर, तीसरी तिमाही में गांव से मांग के कैसे संकेत मिल रहे हैं? तीसरी तिमाही खत्म हो गई है, नंबर अब हमारे सामने आएंगे जीडीपी के और बाकी। आपको क्या लगता है कैसी संकेत मिलते दिख रहे हैं? त्योहारी सीजन के दौरान जो आंकड़े आए थे उन्होंने भी इस बात के लिए आश्वस्त नहीं किया था कि भारत के रूरल एरिया से मांग में बढ़ोतरी हो रही है। और अब जब साल खत्म हो चुका है, कैलेंडर ईयर खत्म हो चुका है दिसंबर के बाद, ताज़े आंकड़े महीने की शुरुआत में जो हमारे पास आ रहे हैं वो भारतीय बाजार में, रूरल बाजार में खपत की नब्ज़ बता रहे हैं। और ये इस नब्ज़ से जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, वो भारत की प्रमुख एफएमसीजी कंपनियों के लिए, उपभोक्ता उत्पाद कंपनियों के लिए अच्छे नहीं, और ना ही ये रोजगार बाजार के लिए अच्छे हैं।
बजाज कंज्यूमर, ब्रिटानिया, कोलगेट, डाबर, इमामी, जीसीपीएल, जीएसके कंज्यूमर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ज्योति लैब, मैरिको, जितनी बड़ी कंपनियां हैं, इन कंपनियों का 36 से और 40% तक का टर्नओवर सीधे ग्रामीण बाजारों से आता है। औसतन भारत की जो पूरी एफएमसीजी कंपनियां हैं उनका 36% कारोबार ग्रामीण इलाकों से आता है, और इन इलाकों से मांग बढ़ने के संकेत खरीफ की फसल के बाद भी नहीं आए, और यही चिंता की बात है। चिंता की बात यह कि खरीफ की फसल बेहतर थी, मानसून में उतार चढ़ाव था, कुछ राज्यों में दबाव दिख रहा था, लेकिन उसके बाद भी खरीफ की फसल आमतौर पर बेहतर थी, किसानों को भुगतान भी होना शुरू हो गए हैं। दूसरी वजह यह है कि आमतौर पर यह माना जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में थोड़ी रिकवरी दिखाई दी थी, पर उसका असर गांव में कंज्यूमर और उपभोक्ता उत्पादों की कीमतों की डिमांड में बढ़ोतरी में नहीं दिखाई दे रहा। और इसकी सबसे बड़ी वजह है खुद कंपनियां हैं जिन्होंने पिछले दिनों में कीमतें बढ़ाई थी, और जो कीमतें बढ़ा रही थी उसका असर हमें अब मांग पर लगातार दिखने लगा है। सीरीज में के बाद एक सारे उत्पादों की मांग भी की बिक्री भी गिरी है और उत्पादन भी गिर रहा है। दूसरा पहलू अगर आप तार जोड़ना चाहें तो ग्रामीण इलाकों में जो बढ़ती बेरोजगारी है, जो 7% से ऊपर बनी हुई है पिछले 2-3 महीनों से 4 महीनों से, वो भी यहाँ दिखाई दे रही है। और इस बार ऐसा हुआ है कि त्योहारी सीजन में या बिजी सीजन में भी रूरल एरिया से मांग में रिकवरी नहीं दिखाई दे रही है। अब कंपनियों को उम्मीद है कि खरीफ का सीजन तो गया, रबी के मौसम में अगर बेहतर स्थितियाँ होती हैं तो जो अभी की डिमांड है और रबी के मौसम की डिमांड है वो शायद अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही या दूसरी तिमाही में ग्रामीण अर्थव्यवस्था से निकलना दिखाई देगी। पर यहाँ एक बड़ा कैविएट है, यहाँ एक बड़ा संगति है कि तब तक शायद इन्हीं कंपनियों को लागत बढ़ने के कारण अपनी कीमतों में एक बार और बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, जैसे राइस की कीमतें बढ़ना, खाद्य तेल की कीमतें बढ़ना, बाकी कच्चे माल की कीमतें बढ़ना, फिर कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना जो हमें दिखाई दे रही है। अब खबर बजट 2023 से जुड़ी। आज बजट में कील कांटे देखते हैं रेलवे के खजाने के। वहां क्या चल रहा है? बजट से ठीक पहले माल भाड़े से रेलवे को होने वाली कमाई में ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है। माना जा रहा है कि बजट में सरकार माल भाड़े से कमाई बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। दिसंबर में रेलवे की माल ढुलाई से सिर्फ 3% ग्रोथ आई है। इस बार दिसंबर में रेलवे ने 13.06 करोड़ टन माल ढुलाई की, जबकि पिछले साल दिसंबर में ये 12.68 करोड़ टन था। बजट के करीब सर रेलवे के खजाने की स्थिति कैसी दिखाई दे रही है आपको? अब रेलवे के फ्रेट में उतनी बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही। रेलवे के कारोबार का मुख्य आधार माल भाड़े का परिवहन है। रेलवे के लिए 2 साल बहुत खराब रहे थे क्योंकि लॉकडाउन था, और रेलवे को वैसे भी गहरी प्रतिस्पर्धा और तीखी प्रतिस्पर्धा मिलती है सड़क से परिवहन से। तो जो भारी सामान है, कोयला, खाद या अनाज या उर्वरक, ऐसी चीज़ें ही रेलवे से के फ्रेट का नेटवर्क का इस्तेमाल करती हैं। जो आंकड़े हमारे पास हैं उस हिसाब से रेलवे का जो फ्रेट अर्निंग है वो दिसंबर तक करंट फिस्कल ईयर में केवल 16% बढ़ा है, जो कि रेलवे की पिछले 2 साल के नुकसानों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं। और अगर आप टनेज में देखें, मात्रा के आधार पर देखें, वॉल्यूम के आधार पर देखें, तो इसमें बढ़ोतरी केवल 8% की दिखाई दे रही है। तो ये तो पहली चीज़ हुई जो कि रेलवे के माल भाड़े के कारण थी। रेलवे की जो पैसेंजर अर्निंग है उसमें हमें थोड़ी सी बेहतरी दिखाई दे रही है, लेकिन पिछले साल का बेस इफेक्ट देखें और पिछले साल 2 साल लगातार पैसेंजर अर्निंग में यात्रियों के परिवहन में जो गिरावट आई है उसे देखें तो रेलवे का बजट इस बार दबाव में रहने वाला है। अब चूंकि रेलवे का बजट अलग से नहीं बनता है तो वित्त मंत्रालय को रेलवे के लिए अलग से संसाधनों की व्यवस्था बजट में करनी होगी। यहाँ एक बात और ध्यान रखना ज़रूरी है कि इस साल जो भारत में जिन क्षेत्रों की परियोजनाएं सबसे बुरी तरह पिछड़ी हैं उनमें रेलवे सबसे ऊपर है। 3 जो क्षेत्र हैं, सड़क, रेलवे और पेट्रोलियम, उन्होंने ही भारत में कैपेक्स, केंद्र सरकार के कैपेक्स को कमज़ोर करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूरे साल सरकार इस बात की कोशिश में रही कि रेलवे की संपत्तियों का मोनेटाइजेशन किया जाए, उसे बेचा जा सके, पटरियों को बेचा जा सके, ट्रेनों को चलाने के लिए में निजी भागीदारी लाई जा सके। पर ये सारे उपाय रेलवे के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उपाय इस साल कामयाब नहीं हुए हैं। एक और खबर बजट से ही जुड़ी, बिजली डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार के लिए इस बार के बजट में सरकार की तरफ से बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए बजट बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपए किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2022-23 में डिस्कॉम में सुधार का बजट 7,565 करोड़ था, यानी अगले वित्त वर्ष में ये 2 गुना हो सकता है। सर, 2 गुना बजट तो किया जाएगा, क्यों किया जाएगा? ये बजट कैसे काम करेगा, किसको मिलेगा?
सरकार की बराबर एक कोशिश रही है और पिछले 2-3 साल से लगातार एक कोशिश केंद्र सरकार की रही है कि राज्यों की जो बिजली वितरण कंपनियां हैं, जिनको आमतौर पर हम तकनीकी भाषा में डिस्कॉम कहते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, उनकी सबसे बड़ी चुनौती उनके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं, जो उनके उत्पादन का करीब करीब 17% है। यानी अगर वो 17% बिजली बिलिंग में, रास्ते में, चोरी में, कटिया में बेकार हो जाती है। और इस पूरी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए केंद्र सरकार 15,000 करोड़ रुपए की एक नई की स्कीम का आवंटन इस बार कर सकती है, जो पिछले साल से 2 गुना होगा। और इसके जरिए उन बिजली बोर्डों को अतिरिक्त पैसा दिया जाता है जो अपने यहाँ बिजली के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में कमी करते हैं। ये अभी जो नया बिजली कानून है और जो नए तरीके के रिफॉर्म पैकेज पिछले 2 साल में दिए गए हैं, उसमें बिजली घरों को इस बात की और बिजली कंपनियों को इस बात के लक्ष्य दिए गए थे कि उन्हें बहुत आक्रामक रूप से अपने यहाँ इन लॉसेस को कम करना होगा। हालांकि उसमें बड़ी सफलता अभी नहीं मिली है, लेकिन इस बार बजट में फिर एक कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से की जाएगी। जो चोरी रोकेगा उसको पैसा मिलेगा, सीधी सी बात। पावर कंपनी एसकेएस पावर को खरीदने के लिए मुकेश अंबानी और गौतम अदानी एक बार फिर आमने सामने हैं। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज और गौतम अदानी के अदानी ग्रुप ने एसकेएस पावर को खरीदने के लिए बोली लगाई है। इस कंपनी को खरीदने के लिए कुल 7 बोलियां आई हैं। एसकेएस पावर को बैंकों का करीब 1890 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना है, जिसकी वजह से ये बोली लगाई जा रही है। एनसीएलटी में मामला चल रहा है। सर, एसकेएस पावर को लेकर इतनी रुचि क्यों? अंबानी, अदानी, तमाम बड़ी कंपनियां आ गई आमने सामने। ये आज की सबसे बड़ी खबरों में से 2 सबसे बड़ी खबरों में से है। कारपोरेट सेक्टर में एसकेएस पावर, जो कि छत्तीसगढ़ की पावर कंपनी है, ये भारत में कारपोरेट दिग्गजों के, या जिसको कि हम अंग्रेजी में कहें क्लैश ऑफ टाइटन्स, उनके जंग का सबसे बड़ा मैदान बनने वाली है। 23 बोलियां इस कंपनी के लिए आई हैं। 600 मेगावाट पावर की कैपेसिटी का प्लांट इसके पास है। इसमें केवल अडानी और अंबानी नहीं है, इसमें टोरेंट पावर ने भी बोली लगाई है, जिंदल पावर ने भी बोली लगाई है, शारदा एनर्जी ने भी बोली लगाई है और शारदा एनर्जी मिनरल्स ने लगाई है, और सिंगापुर की एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वांटेज पॉइंट एसेट्स, इसने भी बोली लगाई है। ऐसा क्यों हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की इस बिजली कंपनी को, जो कि बैंक्रप्सी में चली गई थी, उसके लिए देश के सारे बड़े घराने, प्रमुख घराने जिनका ऊर्जा या कोयले से कोई संबंध है, वो सामने आए हैं। पहली चीज़ तो ये कि कंपनी के ऊपर जो बकाया कर्ज है उसकी मात्रा बहुत कम है। 1890 करोड़ रुपए का केवल कर्ज है, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। इसकी तुलना में कंपनी के पास 600 मेगावाट का प्लांट है, काफ़ी बड़ा प्लांट है भारत की बिजली घरों की परिस्थिति के हिसाब से। और इसलिए ये डील इस बकायेदारी के बदले छोटी डील हो सकती है, इसलिए हमको इसमें बड़ी उत्साहवर्धक और बड़ी बोलियां दिखाई देंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसके साथ ये है कि इस प्लांट के पास, जो एसकेएस पावर का प्लांट है शुभम, इसके पास साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स, जो कोल इंडिया की सब्सिडरी है, जो दक्षिण पूर्वी हिस्से से कोयला निकालकर बेचती है, उसके पास से 25 साल का फ्यूल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट भी है। तो यानी ये ऐसी पावर प्रोजेक्ट है, जो पावर प्रोजेक्ट जिसके पास बड़ी कैपेसिटी है 600 मेगावाट की, और 25 साल तक कोयले की अबाधित आपूर्ति का अनुबंध भी है। ये कंपनी 2022 में इसमें यहाँ उत्पादन बंद हो गया था, क्योंकि इसमें जो हांगकांग की एक कंपनी थी जिसका नाम था एग्रीट्रेड रिसोर्सेज, वो कई सारी वित्तीय संकटों में फंस गई थी और उसने इसका उत्पादन बंद कर दिया था। एग्रीट्रेड ने भी इस कंपनी को 2019 में खरीदा था स्टेट बैंक से, तब भी ये कंपनी डिफॉल्ट हो गई थी एसकेएस पावर। तो इसकी दूसरी बिक्री होने वाली। पहली बिक्री में एग्रीट्रेड ने इसको खरीदा था 2019 में, अब फिर ये कंपनी संकट में, इसमें फिर उत्पादन बंद हो गया था, तब इसको बेचने की कोशिश की जा रही है। सर चलिए, प्राइवेट कंपनियां हैं, एनटीपीसी इसमें क्यों आगे बढ़ रही, सरकारी कंपनी? एनटीपीसी की दिलचस्पी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एनटीपीसी भी इस कंपनी में भागीदार है। हालांकि एनटीपीसी ने अभी लैंको पावर में अडानी और अंबानी को पीछे करके लैंको पावर में अपनी बिडिंग, एग्रेसिव बिडिंग दिखाई है। लैंको पावर में हमें अडानी और अंबानी के बीच टकराव देखने को मिला था, और इस बार तो एनटीपीसी भी इस बड़े बिजली की बड़ी कंपनियों की जो होड़ है एसकेएस पावर को लेकर, उसमें शामिल हो गई है। उसकी वजह यह है कि एनटीपीसी की 300 मेगावाट की जो पावर जनरेटिंग यूनिट्स हैं, 2 यूनिट्स हैं, वो पहले से चला रही है, और सरकार की तरफ से उसे इन पावर यूनिट्स को चलाने का ठेका दिया गया था। अब क्योंकि बिजली का संकट था छत्तीसगढ़ के उस इलाके में, और इसलिए एनटीपीसी को ये बंद पड़ी कंपनी के 300 मेगावाट की 2 यूनिट चलाने के लिए कहा गया था। इसलिए एनटीपीसी भी ये चाहती है कि क्योंकि वो यूनिट चला रही है, तो उसे भी इस प्लांट के अधिग्रहण का मौका मिले। लेकिन एनटीपीसी को इसके लिए केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी इस बिडिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। 23 कंपनियां हैं,
बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। एसकेएस पावर इस साल की शुरुआत में भारत के कंपनियों के बीच, कॉर्पोरेट्स के बीच अधिग्रहण की सबसे दिलचस्प और रोमांचक लड़ाई होने वाली है। इस पर नज़र हमारी रहेगी। हम आपको अगली सूचनाओं से परिचित भी कराएंगे और अपडेट भी कराएंगे। अब दिन की सबसे बड़ी खबर, टेक स्टार्टअप कंपनियों के कारोबारी मॉडल पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि कंपनियों के रेवेन्यू तो बढ़े हैं लेकिन साथ में घाटे भी तेजी से बढ़ रहे हैं। सोमवार को फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ने 2021-22 के लिए अपने रिजल्ट जारी किए, जिसमें कहा गया कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 5,704 करोड़ रुपए हुआ है, लेकिन घाटा 2 गुने से ज़्यादा बढ़कर 3,629 करोड़ रुपए पहुंच गया है। 3600 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घाटा सोचिए एक स्टार्टअप का। वित्त वर्ष 21-22 में यह घाटा 1616 करोड़ रुपए के आसपास था। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो का भी यही हाल है। मीशो का कुल घाटा 5 गुना से ज़्यादा बढ़कर 3,247 करोड़ रुपए हो गया। सोचिए, जो सस्ते कपड़े बेचने वाली एक वेबसाइट है, एक कंपनी है, वो 3,200 करोड़ रुपए के घाटे में डूबी हुई है। घाटे नाक तक हैं। सर, पहला सवाल स्विगी पर। स्विगी को इतना घाटा क्यों हो रहा है? कारोबार बढ़ रहा है, आय बढ़ रही है, फिर घाटा क्यों? शुभम, अगर इस घाटे को थोड़ा और करीब से तोड़कर देखें तो स्विगी और मीशो का औसत घाटा 10 करोड़ रुपए प्रतिदिन का है। जिस हिसाब से जिस किस्म के घाटे हमें इन कंपनियों में दिखाई दे रहे हैं, और स्विगी और मीशो वही कहानियां हैं जिन कहानियों को हमने बायजूस और बाकी के संदर्भ में देखा था। स्विगी के घाटे के स्विगी ने अपने एक साल की, क्योंकि स्विगी लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो उसने अपने पिछले साल की 21-22 के के नतीजों की घोषणा की है। बाद के नतीजों में ये घाटा कितना बढ़ेगा ये हमें पता नहीं है, क्योंकि उसके बाद हमने मंदी और बाकी चीज़ों पर असर होते देखा। 21-22 में जबकि आमतौर पर एक हिस्सा कोविड के असर से प्रभावित था और लोग ऑनलाइन सब डील्स कर रहे थे, उस दौरान भी स्विगी के घाटे में बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह इसका एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट पर बड़ा खर्च है। कंपनी ने काफ़ी बड़ा हिस्सा प्रचार पर और बाकी चीज़ों पर खर्च किया, और इसके अलावा अपने नेटवर्क को चलाए रखने के लिए कमीशन देने पर दिया। 3600 करोड़ का घाटा आमतौर पर स्टार्टअप की दुनिया के लिए बड़ी खबर है, और इसकी बढ़ोतरी भी 1600 से 3600 काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है। हमें ध्यान रखना जरूरी है कि स्विगी दबाव में है, और स्विगी को हाल में भी अपने यहाँ कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ी थी। सर, मीशो पर आते हैं। मीशो के इतने नुकसान की क्या वजह है? मीशो की भी नुकसान की वजह ठीक बिल्कुल वही है। मीशो इस साल में त्योहारी मौसम के दौरान चर्चा में आई थी, जब इस तरीके की खबरें आई थी कि मीशो पर ऑर्डर करने वाले लोगों की संख्या अमेजॉन से ज़्यादा थी। मीशो के पास काफ़ी बड़ा बेस है, माना जा रहा है कि करीब 130 मिलियन के आसपास एक्टिव यूज़र्स हैं मीशो के ऐप के ऊपर, और मीशो आमतौर पर निम्न मध्यम वर्ग के बाज़ारों के लिए सस्ते कपड़े बेचती है। पर मीशो का भी घाटा लगभग 10 करोड़ रुपए के 9.5 करोड़ रुपए प्रतिदिन के आधार पर हो रहा है। और हालांकि मीशो का टर्नओवर 838 करोड़ रुपए से जो 2021 में था वो बढ़ के 3,232 करोड़ रुपए हो गया है, लेकिन इसके टोटल एक्सपेंसेस, टोटल खर्च जो हैं वो 4 गुना बढ़े हैं, 6,670 करोड़ रुपए हो गए। अब आप सोचिए कि कंपनी कैसे चल रही है जिसका ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर 3 करोड़ रुपए 3200 करोड़ रुपए है, और उसके खर्च 6600 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गए। इसका मतलब है कि प्रचार और बाकी चीज़ों पर कंपनी ज़्यादा खर्च कर रही है। मीशो भी गहरे दबाव में, इसमें सॉफ्ट बैंक का पैसा लगा हुआ है। ये स्टार्टअप है जिसमें सॉफ्ट बैंक ने निवेश किया था। सर, अब आपको क्या लगता है आगे संभावना अगर ये घाटे बढ़ते रहे, बेहाथ हो गए, तो क्या यहाँ छटनी की खबरें आने लगेंगी इन स्टार्टअप से? स्विगी में थोड़ी दिक्कत ज़्यादा दिख रही है। स्विगी ने 250 कर्मचारियों को इस बीच में निकाला था। अब स्विगी के आंकड़े हमारे पास पिछले साल मार्च तक के थे। इस साल के आखिर में हमने अर्थव्यवस्था में, पूरे स्टार्टअप स्पेस में, फूड के कंजम्पशन में गिरावट देखी है, तो इसका असर हमें भी दिखाई देगा। इन आंकड़ों के बाद इस बात की संभावना पूरी तरह से है कि स्विगी में कर्मचारियों की छटनी का एक दौर और शुरू हो सकता है, क्योंकि 2022 के नवंबर में जेफरीज की एक रिपोर्ट आई थी, जो कि ग्लोबल रिसर्च फर्म है। उसने बताया था कि स्विगी अपने राइवल जोमेटो की तुलना में तेज़ी से मार्केट शेयर भी लूज़ कर रही है। इस स्थिति में ये बड़े घाटे, और फिर इस साल अर्थव्यवस्था में आमतौर पर मंदी। हम लोगों ने मनी सेंट्रल में इस बात पर चर्चा भी की थी शुभम, कि लोगों ने फूड पर और ऑर्डर्स पर पैसा कम खर्च किया है। इस बार रेस्टोरेंट्स पर भी पैसा कम खर्च किया है, लोगों ने बाहर खाने पर भी पैसा कम खर्च किया है। ऐसी स्थिति में जो खपत गिर रही, उसका असर हमें इन स्टार्टअप्स में छटनी के तौर पर सामने आ सकता है। साल 2023 वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए 2022 के मुकाबले ज्यादा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने यह चेतावनी दी है। IMF चीफ ने कहा है कि अमेरिका, यूरोप और चीन की अर्थव्यवस्थाएं सुस्ती की वजह से 2023 के दौरान दुनिया की 1/3 अर्थव्यवस्था में मंदी में फंस सकती है।
आईएमएफ चीफ ने कहा है कि दुनिया में जिन देशों को मंदी का सामना नहीं करना पड़ेगा, उनके सामने आर्थिक धीमेपन की चुनौती बनी रहेगी। इस बीच चीन से यह खबर है कि चीन में कोरोना के संक्रमण में बढ़ोतरी तेजी से हुई है। वहां पर मैन्युफैक्चरिंग का खराब आंकड़ा आया है। एक निजी सर्वे में यह कहा गया कि दिसंबर के दौरान चीन में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई घटकर 49 पर आ गई है, जो नवंबर में 49.4 पर थी। चीन को दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है। चीन की फैक्ट्री में जो सामान बनता है वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, और चीन में दिक्कत यानी कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन आपूर्ति श्रृंखला पर दिक्कत होना है। सर, नए साल की शुरुआत में एक तरफ चीन का आंकड़ा है, दूसरी तरफ जापान की दिक्कतें हैं, तीसरी तरफ आईएमएफ ये कह रहा है कि 1/3 दुनिया पर मंदी का साया है। कैसा परिदृश्य दिख रहा है आपको अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का, ग्लोबल इकोनॉमी का? आईएमएफ के साथ शुभम दुनिया के 23 बड़े बैंकों ने भी अपने आकलन जारी किए हैं साल के कैलेंडर ईयर की शुरुआत में कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की क्या स्थिति होने वाली है। दो तरीके के आकलन हमारे सामने है। पहली चीज़ तो सबसे पहली और बड़ी बहस इस बात पर है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था 2023 में रिसेशन में जाएगी या 2024 में। 23 बड़े बैंकों में से बार्कलेस, सिटी, क्रेडिट स्विस, बाकी बैंकों का मानना है, कुछ का मानना है कि 2023 के अंत तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी में चली जाएगी, एक शार्ट रिसेशन में। कुछ का मानना है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था इस साल होल्ड करेगी डिमांड, अगले साल 2024 में जाकर इसमें मंदी का असर दिखाई देगा, जब फेडरल रिजर्व का अपना पूरा साइकिल खत्म हो जाएगा और फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया खत्म कर देगा, उसके बाद बढ़ोतरी दिखाई देगी। एक तो ये पहलू। दूसरा पहलू ये है कि आईएमएफ की जो रिपोर्ट बता रही है और बाकी जो रिपोर्ट आ रही है, उस हिसाब से दुनिया अब 3 हिस्सों में बंटने वाली है, और वो 3 हिस्से अलग अलग तौर पर दुनिया के बाजार के लिए, अर्थव्यवस्थाओं के लिए, निवेशकों के लिए अलग अलग तरह से असर करेंगे। पहला हिस्सा उन अर्थव्यवस्थाओं का है जहां आपको क्लियर कट रिसेशन दिखाई देगी, कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देगा अर्थव्यवस्थाओं में। यूरोप उस व्यवस्था में खिसक चुका है, यूरोप की कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी में जा चुकी हैं, अमेरिका इस साल मंदी में जाने वाला है। दूसरा वो हिस्सा होगा जहां हमें ग्रोथ रिसेशन दिखाई देगी, ये शब्द इस बार आएगा बार बार, जहां ग्रोथ तो होगी पर रिसेशन वाली ग्रोथ होगी। इसमें चाइना है, जहां कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं होगा पर आर्थिक विकास दर में तेज गिरावट होगी। जैसा कि अभी आपको शुभम ने बताया कि अमेरिका में, चाइना में जो औद्योगिक उत्पादन के और व्यापार के आंकड़े आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि तेज गिरावट है। 5% की उम्मीद थी, अब तो घटकर 3-3.5% के आसपास की आर्थिक विकास दर आ गई। और तीसरा हिस्सा होगा स्टैग्फ्लेशन से प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं का, जहां पर इन्फ्लेशन भी होगी और स्टैग्नेशन भी होगा। भारत उन अर्थव्यवस्थाओं का हिस्सा होगा जहां पर अर्थव्यवस्था में विकास दर थमेगी और महंगाई की दर ऊंची रहेगी। इन 3 हिस्सों में बटी दुनिया ग्लोबल ट्रेड को प्रभावित करेगी। आईएमएफ का भी इसी तरफ इशारा है और यही इशारा बाकी बैंकर्स का भी है। तो इसलिए 2023 को 2024 की तुलना में ज़्यादा चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। ये बात वर्ल्ड बैंक और दुनिया की एजेंसियां कह रही हैं। अब समय मनी सेंट्रल झटपट का। ऑनलाइन गेमिंग के नियमों को लेकर सरकार की तरफ से मसौदा जारी किया गया है। मसौदे में कहा गया कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को आईटी एक्ट के तहत लाया जाएगा और गेमिंग कंपनियां अगर सट्टेबाजी करती हुई पाई गई तो उन पर सट्टेबाजी नियम लागू होगा। हालांकि बैटिंग नहीं कराने वाली कंपनियों को छूट रहेगी। इस मसौदे पर 17 जनवरी तक सार्वजनिक राय मांगी गई है। दूसरी खबर, शेयर बायबैक पर लगने वाले टैक्स की देनदारी कंपनी से हटकर बायबैक में शामिल होने वाले शेयर होल्डर्स पर शिफ्ट हो जाएगी। रिपोर्ट की माने तो वित्त मंत्रालय टैक्स की देनदारी का शेयर होल्डर पर शिफ्ट करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। माना जा रहा है कि बायबैक पर टैक्स की देनदारी की व्यवस्था को डिविडेंड की टैक्स देनदारी जैसी व्यवस्था कर दी जाएगी। इस बार बजट में इस पर फैसला हो सकता है। तीसरी खबर, बेंगलोर की फिनटेक कंपनी क्रेड ने ऑफलाइन स्टोर से पेटीएम के मर्चेंट क्यूआर कोड को अपने ब्रांडेड प्ले कार्ड से हटा दिया है। पेटीएम ने इसकी शिकायत एनसीपीआई से की है। उधर फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो से कंपनी के सह संस्थापक मुख्य तकनीकी अधिकारी गुंजन पाटीदार ने इस्तीफा दे दिया है, कंपनी छोड़ दी है। एक और बड़ा इस्तीफा भारत पे के सीईओ सोहेल समीर ने, उन्होंने भी कंपनी छोड़ दी है। कई दिग्गज कंपनियों से शीर्ष अधिकारी लगातार निकल रहे हैं, ये सिलसिला बना हुआ है। रेस्टोरेंट में खाने पर जीएसटी को लेकर गुजरात अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने एक अहम फैसला सुनाया। रेस्टोरेंट में बनने वाली खाने पीने की चीज़ें यानी फूड और बेवरेजेस पर 5% टैक्स लगेगा, फिर चाहे आप रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाएं या घर ले जाएं। वहीं दूसरी ओर ऐसे आइटम जो रेस्टोरेंट में तैयार नहीं होते लेकिन काउंटर पर परोसे जाते हैं, आपकी सीट पर परोसे जाते हैं, तो उन पर रेस्टोरेंट सर्विस का हिस्सा नहीं माना जाएगा उन्हें। ऐसे में अलग अलग आइटम के हिसाब से जीएसटी लगेगा। उदाहरण ले लीजिए कि अगर आप आइसक्रीम परोसी जाती है आप पर, तो इस पर 18% टैक्स लगेगा क्योंकि आइसक्रीम रेस्टोरेंट में नहीं बन रही है। सर, कोई टिप्पणी?
जीएसटी अब रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं नई प्रक्रिया में, तो इस बात के लिए तैयार हो जाइए कि जिस आइसक्रीम का आप ऑर्डर कर रहे हैं वो आइसक्रीम वो रेस्टोरेंट में आप में स्वाभाविक रूप से नहीं बनी होगी, क्योंकि आइसक्रीम सारे रेस्टोरेंट चाहे भले ही 5 स्टार रेस्टोरेंट्स हों बाहर से ही खरीदते हैं, और उसके लिए अलग पैसा 18% का टैक्स माना जाएगा, क्योंकि वो दोबारा बिक्री मानी जाएगी, वो बिक्री आपको की जा रही है, और जबकि बाकी टैक्स 5% रहेगा। ये फैसला भारत में खाने पीने की महंगाई को या खाने पीने पर टैक्स को में बढ़ोतरी करेगा। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा जो झटपट खबरों में है वो बायबैक से जुड़े हुए टैक्सेशन का है, और बायबैक को लेकर टैक्स के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। हमें याद है कि सेबी ने अभी हाल में ही बायबैक के नियम बदले थे और कंपनियों को बायबैक की व्यवस्था बदलने के निर्देश दिए थे, और उसी में इस बात की सिफारिश की गई थी कि बायबैक का टैक्स अब शेयर होल्डर्स पर लगाया जाएगा। 2013 से पहले यही व्यवस्था थी, शेयर के बायबैक्स के ऊपर शेयर होल्डर्स को कैपिटल गेंस टैक्स देना होता था। फिर 2013 के बजट में 20% का टैक्स वित्त मंत्री ने लगा दिया था अनलिस्टेड कंपनियों पे बायबैक पे, जो कि और शेयर होल्डर्स को कैपिटल गेंस से वेवर दे दिया था। अब ये टैक्स कैपिटल गेंस के तौर पर आएगा या किस स्ट्रक्चर में आएगा बायबैक का, ये इस बार का बजट दिखाएगा, पर इस बार के बजट में ये बड़ा बदलाव बायबैक्स को लेकर टैक्सेशन के संदर्भ में हो सकता है। चलिए, और चलते चलते अरमानों की दूसरी चिट्ठी का समय हो गया है। पहली चिट्ठी पर आपकी प्रतिक्रियाएं काफ़ी अच्छी, काफ़ी उत्साहवर्धक। दूसरी चिट्ठी आज देखिए किसने लिखी है, किसकी चिट्ठी है, वित्त मंत्री तक ये चिट्ठी पहुंच रही है। वित्त मंत्री के नाम अपने अरमान लोग खतों में लिखकर भेज रहे हैं। देखते हैं आज किसकी चिट्ठी आई है। वित्त मंत्री जी, सत श्री अकाल। मेरा नाम जयप्रकाश है, पंजाब के लुधियाना का रहने वाला हूँ। कोविड के इलाज के दौरान मुझे पता चला कि फेफड़ों का कैंसर हुआ है। डॉक्टर ने 3rd स्टेज बताई है। बड़ी बेटी दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल ले गई थी, वहाँ इलाज के लिए लाखों का खर्चा बता दिया है, और इतनी मेरी हैसियत नहीं है। मैंने लुधियाना में 40 साल तक एक स्टील की फैक्ट्री में काम किया। 4 साल पहले ही रिटायर हुआ हूँ। पीएफ वाली 2500 रुपये महीने की पेंशन मिलती है मुझे। 3 बेटियाँ थीं, तीनों की शादी कर दी, और अब सरकारी अस्पताल में इलाज मेरी आखिरी उम्मीद है। एम्स में पिछले 2 दिन से पर्चा नहीं लग पा रहा है। कुछ ही लोगों का यहाँ हर रोज़ नंबर लग पाता है। गाज़ियाबाद से सुबह चलते हैं और फिर भी नंबर नहीं आ पाता। लगता है शायद किस्मत ही रूठी है मुझसे। खैर, मैं कौन सा अकेला हूँ, यहाँ मेरे जैसे सैकड़ों हैं। आज भी सुबह सुबह आ गया हूँ और 3 नंबर गेट के पास पेड़ के नीचे बैठा हूँ। बेटी शिखा आज फिर लाइन में लगी है। इन दिनों मानो उसके हौसले और मेरी गिरती सेहत के बीच जंग चल रही है। बजट आने वाला है, सोचा यहाँ बैठकर आपको अपने अरमानों की चिट्ठी लिख दूँ। वित्त मंत्री जी, मैं जानना चाहता हूँ, जीवन भर ईमानदारी से टैक्स देकर भी आज मैं इतना मजबूर क्यों हूँ? मेरी क्या गलती है? बुढ़ापे में जब शरीर साथ छोड़ रहा है तो मेरे टैक्स से बने अस्पताल मेरे ही काम क्यों नहीं आ रहे हैं? देश की राजधानी दिल्ली में बुनियादी सेवाओं का ये हाल होगा, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। हम तो छोटे कस्बों को ही रोकते थे। आयुष्मान योजना मेरे जैसों के लिए नहीं है, और होती भी तो इतनी बड़ी बीमारी में क्या कर लेती। वित्त मंत्री जी, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि सरकार के इतने भारी भरकम बजट भी हम कमज़ोरों को कायदे के अस्पताल में इलाज क्यों नहीं दे पाते। मुझे याद है कि हर ज़िले में बड़ा सरकारी अस्पताल खुलने की घोषणाओं पर मैंने भी ताली पीटी है, लेकिन मरीज़ तो दोहरी मौत मरता है, बीमारी की भी और महंगे इलाज की भी। 75 साल हो गए आज़ादी के, अमृत महोत्सव जैसा कुछ हो रहा है, लेकिन सरकारी अस्पतालों की बीमारी दूर नहीं होती। ज़मीन पर यह घोषणाएं कहीं नहीं दिखती। आप ही बताओ, क्या जांच, दवा, इलाज हमारा अधिकार नहीं? आप तो सरकार हो, क्या आप प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी नहीं रोक सकती? कमज़ोरों को अच्छा इलाज मुहैया कराना तो सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है ना वित्त मंत्री जी? कोविड की महामारी में मेरे कई अपने चले गए,
किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई तो किसी को अस्पताल में बिस्तर। मेरा भी दम टूटने लगा है। मैं भी शायद ऐसे ही चला जाऊंगा। पता नहीं आप तक जब ये चिट्ठी पहुंचेगी तब तक मैं इस दुनिया में रहूंगा या नहीं। लेकिन वित्त मंत्री जी, आप उन गरीब गुरबों की ज़रूर सोचना जो निजी अस्पतालों में इलाज नहीं करा सकते। बीमारी जिन्हें बीमार भी कर देती है और गरीब भी। आपका अपना जयप्रकाश।